नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर एंड मिस्टर कमलेश शाह। वेलकम बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच मैडम। अब तो सर बाजार देख लेते हैं। रोज की तरह आज फिर से भारी गिरावट नजर आई है। सेंसेक्स इज 300 पॉइंट्स डाउन एट 84,100 और निफ्टी 101 पॉइंट नीचे है एट 25,776। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, लार्सन, श्रीराम फाइनेंस। टॉप फाइव गेनर्स एचओ मोटर्स, लार्सन, कोल इंडिया, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो। टॉप फाइव लूजर्स एनटीपीसी, इटर्नल, सिप्ला, मैक्स हेल्थकेयर एंड इंटरग्लोब एविएशन। तो आज फिर से हमने एफआईआई सेलिंग देखी है, जो मेन रीजन है मार्केट डिक्लाइन के वजह है। तो कमलेश जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? मार्केट क्यों नीचे गिर रहा है? इज एफआईआई द ओनली रीजन? प्रिया जी, मार्केट जो आज नीचे आया हुआ है वो आपने एक हम्म। रीजन बताया, ठीक है कि एफआईआई का सेलिंग है इस बार। हम्म। हम्म। लेकिन मार्केट कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर के लिए नीचे नहीं गया था, क्योंकि मैंने हम्म। जैसा आपको कहा ना कि मैंने ये एक ऑब्जर्व किया इतने वर्षों में कि हम्म। एक ट्रेडिंग जो होता है ना, लोग वीकली बेसिस पे भी करते हैं, कुछ हम्म। प्लेयर्स। तो हम्म। मंडे से जब पोजीशंस लेते हैं और फिर हम्म। वो फ्राइडे को वो पोजीशन क्लोज करते हैं, तो हम्म। फ्राइडे में कभी कभी सेलिंग प्रेशर भी आ जाता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द ट्रेडर्स। उसकी वजह हम्म। भी एक हो सकती है, बड़े प्लेयर्स होते हैं वो। और हम्म। एफआईआई का सेलिंग है ही। और दूसरा प्रिया जी, मैंने कहा ना कि मार्केट जिस डायरेक्शन में अभी है जा रहा है ना, तो बहुत सारी हम्म। अनिश्चितताएं मार्केट में है। और इस अनिश्चितताओं के बीच में मार्केट इस प्रकार हम्म। से ही नैरो रेंज में चलता रहे। कोई, जैसे मैंने कहा ना कि अब कोई बड़ी गुड न्यूज आए, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया के हम्म। साथ यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए, और जो हम्म। टेंशन एक चल रहा है ट्रेड के लिए वो खत्म हो जाए। दूसरा, जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, उसमें कुछ कमी आ जाए, तो वैसा कुछ पॉजिटिव न्यूज आए तो मार्केट ऊपर जा सकता है। जहां तक हम्म। नेगेटिव की बात है, तो मैंने कहा, पहले भी कहा था कि नेगेटिव तो जो कुछ भी मार्केट में आना था वो सब हम्म। मार्केट में आ चुका है। कोई जी। अब ऐसी बड़ी न्यूज नेगेटिव मुझे नहीं लगती जो मार्केट को 10-20% नीचे लेके आए। लेकिन एज यूजल, जो मैं हमेशा कहता हूँ, इस प्रकार के मार्केट में हम्म। इन्वेस्टर्सों को बने रहना चाहिए। वो जी। छोटे मोटे मूवमेंट्स में अपना बाई सेल का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म हम्म। इन्वेस्टर है तो 3 साल 5 साल बने रहना चाहिए, अच्छे स्टॉक में बने रहे। और जब हम्म। ऐसे मार्केट में निवेश के भी मौके मिलते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर की एडवाइस लेके निवेश भी करना हम्म। चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, ग्लोबली भी वीकनेस है। देर आर वीक ग्लोबल क्यूज, तो एशियन मार्केट भी नीचे नजर आया है। इसके कारण भी हम बाजार नीचे देख रहे हैं। एंड देर इज ऑल्सो लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द यूएस चाइना ट्रेड डील, तो वो भी एक कारण है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो यूएस और चाइना के बीच में चल रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, सिर्फ बाजार पर नहीं बट ऑल्सो ऑन द ग्लोबल सप्लाई चेन इन द कमिंग ईयर? प्रिया जी, विथ योर परमिशन, हम यूएस चाइना ट्रेड डील के ऊपर बात करें। उसके हम्म। पहले, आज जो हम ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल इकोनॉमी हम्म। के ऊपर कुछ बात कर रहे हैं ना, तो कुछ जी। 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे पास है जो पहले मैं हम्म। डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, इफ यू जी। परमिट मी। हम्म। या, एक तो जी प्रिया सर। जी, देखा, कल हमने देख लिया कि यूएस फेड ने कंसिक्यूटिवली सेकंड टाइम 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कम किया है। हम्म। तो हम्म। ये मैं एक अच्छी साइन मानता हूँ। कभी भी हम्म। कहीं भी जब इंटरेस्ट रेट कम होना, ये इंडस्ट्रीज के लिए, ट्रेड कॉमर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन होती है। तो ये एक अच्छा न्यूज हुआ है। सेकेंडली, यूएस में शटडाउन अभी भी कंटिन्यू है। ये हम्म। शटडाउन मेरे ख्याल से अब 1 महीना होने को आया। ऐसा कोई हम्म। आसार नहीं मिल रहा कि हाउस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के सेनेटर के बीच में कुछ समझौता हो और ये शटडाउन खत्म हो। हम्म। वैसा कुछ हम्म। लग नहीं रहा है मुझे। यूएस हम्म। के अपने जो टेंशन है वो टेंशन एज इट इज है। वहाँ हम्म। इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज है। और दूसरा, कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो ट्रेड के साथ साथ फॉरेन पॉलिसी जो है ना, हम्म। वो भी थोड़ी डे टू डे चेंज होती रहती है। हम्म। उन्होंने जिस प्रकार से इमिग्रेंट्स, अमेरिका में लीगल इलीगल दोनों प्रकार के इमिग्रेंट्स हैं, हम्म। लेकिन इमिग्रेंट्स जो जैसे स्टूडेंट वीजा पर है
एम्प्लॉयमेंट H1B वीजा के ऊपर लोग हैं, तो उनके लिए भी रोज नए नए कुछ रूल्स आते रहते हैं। उसकी वजह से थोड़ा एक चिंता का, टेंशन का माहौल बना हुआ है। हम्म ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन हो जाएगा, लेकिन आगे ये देखना है कि उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी कैसी होगी, किस प्रकार वो इमिग्रेंट्स को ट्रीट करेंगे। जहां तक इलीगल इमिग्रेंट का सवाल है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, या मैं कहता कहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की भूमिका सही है। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की ये भूमिका होनी चाहिए कि अपने हम्म देश में अगर कोई इलीगल घुसखोरी कर रहा है, इमिग्रेंट्स आ जाते हैं, तो वो बाहर होने चाहिए। आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से, पेपर से आइए, प्रवेश कीजिए। अमेरिका ने भी कहा है वो टैलेंट को वेलकम करेंगे, ऑफिशियल चैनल से आई है। दुनिया के हर हम्म देश ये कहता है, तो ये एक चीज थी। दूसरा ये था मेरे लिए इम्पोर्टेंट कि जेरोम पॉवेल का एक स्टेटमेंट है कि अगले हम्म दिसंबर में जब फेड की मीटिंग होगी, तो ऐसी कोई हम्म गारंटी की संभावना नहीं है कि हम इंटरेस्ट हाँ रेट कम करेंगे। ये भी अपने हम्म आप में यूएस इकोनॉमी का एक चित्र बता रहा है। जी अपनी लोकल मार्केट की मैं बात कर लूं, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिग स्पर्ट इन द गोल्ड प्राइस, गोल्ड प्राइस जिस तरह से पिछले एक दो महीने में बढ़े हैं, तो भी जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में इंडिया में 23% गोल्ड की डिमांड बढ़ी हुई है। इसका अर्थ मैं ये कहना करना चाहूंगा कि पूरे विश्व में जो अनिश्चितताएं व्याप रही है, पूरे विश्व में एक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक टेंशन बना हुआ है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी जिस तरह बढ़ा है, यूक्रेन और रसिया का वॉर ले लीजिए, हमास और इसराइल का एग्रीमेंट होने के बावजूद भी, सुलह होने के बावजूद भी, हमास ने भी हमले हम्म किए, इसराइल ने भी हमले किए। तो वैसे समय में, ये अनिश्चितताओं के दौर में, भारत के कुछ निवेशकों ने अभी भी इस प्राइस में भी गोल्ड में निवेश करना मुनासिब समझा है। ऐसा ये डेटा से मैं आपको कह सकता हूँ। दूसरा मेरे पास जो है, हम्म जो इंटरेस्टिंग डेटा, कि भारत ने यूएस से थोड़ा अपना क्रूड का इंपोर्ट बढ़ाया हुआ है। यानी मैं ऐसा मानता हूँ कि जो ट्रेड टीम का निगोशिएशन हो रहा है, हम्म निगोशिएशन के एक डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर मैं देखूँ, तो भारत भी कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि अगर हम यूएस अपने देश से अपना इंपोर्ट बढ़ाए, भारत के एक्सपोर्टर्सों को बड़ी मात्रा में यूएस मार्केट मिले, तो हम भी यूएस को कुछ बिजनेस दें। तो उस प्रकार की भूमिका में मैं देखता हूँ। और हम्म साथ ही साथ हमने रसिया से थोड़ा क्रूड इंपोर्ट कम करने की शुरुआत की है। अब प्रिया हम्म जी, इसे मैं इस तरह से देखना चाहूंगा कि भारत सरकार ये अपना स्वयं निर्णय लेगी अपनी ट्रेड हम्म पॉलिसीज के ऊपर। ट्रेड पॉलिसी में किस कंट्री से कितना ट्रेड बढ़ाना, कम करना, अपनी एक स्वतंत्र ट्रेड और फॉरेन पॉलिसी होगी। ये किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए, है ना। भारत की किसी के दबाव में आके काम नहीं करेगी। इस प्रकार से निगोशिएशन तो मुझे ये दिख रहा है। और एक डेटा ये है कि ये 4 महीने में, 5 महीने में, विशेष करके अगस्त के बाद जब भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगी, तो अगस्त हम्म सितंबर अक्टूबर 3 महीने हुए हैं, तो यूएस को अपना 14%, 14% एक्सपोर्ट कम हुआ है। लेकिन हम्म साथ में एनकरेजिंग पॉजिटिव डेटा ये भी है कि चाइना के साथ हमारा 22% एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है। तो ये कुछ डेटा मैं मानता हूँ, जिस विषय में आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें काफी हेल्पफुल है। हम्म अब ये आपने जब प्रश्न पूछा है, द हम्म ट्रेड एग्रीमेंट साइन बिटवीन यूएस एंड हम्म चाइना, तो हम्म मलेशिया के ही कुछ एयरपोर्ट पे ही उन्होंने कोई लॉन्च में ये एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। उससे हम्म एक बात निकल के आई है कि कुछ हद तक चाइना और यूएस को, दोनों को अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से ये टॉक्स हुए हैं। यूएस ने 10% से टैरिफ कम कर दी है, जो 57 या 47% पे आया है। चाइना ने भी उनको रेयर अर्थ के कुछ प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करने के लिए अनुमति दी है। यानी चाइना भी यूएस की, ये बड़ी मात्रा में डिमांड है रेयर अर्थ प्रोडक्ट्सों की। तो कहीं ना कहीं कुछ ये समझौता हुआ है दोनों की अपनी निजी जरूरतों के हिसाब से। और मैं हमेशा ये मानता हूँ, देखिए, अपने देश के हिसाब से भी है ना, एज अ कंट्री इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी, स्वदेशी या स्वावलंबन पॉलिसी। लेकिन प्रिया जी, ऐसा होता है कि दुनिया में कहीं भी, मैं नहीं मानता कि कोई भी देश 100% अपने लोकल प्रोडक्ट्स में से ही संपन्न होता है। यानी अगर मैं ये हम्म कहूँ कि हमें किसी से कुछ इंपोर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है, वैसी स्थिति नहीं हो हम्म, सकती। और दुनिया में हर जी देशों की अपनी अपनी कहीं ना कहीं कोई रिक्वायरमेंट होती है।
तो वैसे अमेरिका की जो रिक्वायरमेंट है वो चाइना फुलफिल कर रहा है। चाइना ने भी कहा है कि वो अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोया खरीदेगी। तो इस प्रकार से भारत के साथ परिप्रेक्ष्य में जब मैं देखता हूँ ना कहीं हम्म गिव एंड टेक की पॉलिसी से ये ट्रेड एग्रीमेंट होगा कि भारत इतना कुछ अमेरिका को दे सकता है, भारत ये कुछ हम्म अमेरिका से ले सकता है। यही पॉलिसी की वजह से मैं सोचता हूँ कल ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशन से एक ये अच्छी शुरुआत है। आगे कितनी चलेगी कैसे चलेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प एवरी डे कुछ ना कुछ रोज नया लेके आते हैं। बट आई वुड से इट्स अ हम्म, गुड इनिशिएटिव। जी सर, अभी जो टैरिफ की इश्यूज चल रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएस, तो आपको क्या लगता है कि इट विल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्लोबल सोर्सिंग एंड एक्सपोर्ट्स? एब्सोल्युटली प्रिया जी, हमने आगे भी इस विषय पर डिस्कस किया है। और अब तो जब हम्म हम पिछले 3 महीने से इस टैरिफ वॉर की स्थिति में हम है, ट्रेड एग्रीमेंट हम्म साइन नहीं हो रहा है, तो भारत ने अनेक रीजन में भारत के जो बड़े एक्सपोर्ट्स है उसमें यूएस है, यूएई है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत ने ऑलरेडी दुनिया के बाकी देशों में, यूरोपियन कंट्री कहिए, अफ्रीकन कंट्री कहिए, गल्फ रीजन के कंट्री कहिए, हाँ अपना निगोशिएशन चालू है। मिनिस्ट्री लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे चालू है। और ट्रेडर्स की ओर से भी अपने एसोसिएशन, मर्चेंट चैम्बर्स जो है उनकी ओर से भी ये इनिशिएटिव चालू है। और मैं मानता हूँ कि उसमें भारत को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दूसरा प्रिया जी देखिए, मैं हम्म ये कहूँगा हमारी अर्थव्यवस्था है ना, सबसे सराहनीय बात ये है जो हमने कल डिबेट में हम्म देखा, आपके दूसरे भी एक डिबेट में आपके दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा था कि भारत गोल्ड खरीद हम्म रहा है, रिजर्व बैंक गोल्ड खरीद रहा है। आज भारत के पास हम्म 880 टन गोल्ड पड़ा हुआ है सरकारी हम्म तिजोरियों में। और हम्म प्राइवेट सेक्टर की तो बात की तो हम सबका ऐसा अंदाज है कि करीबन 25,000 से 30,000 टन के बीच में कहीं भी भारत के डोमेस्टिक घरेलू लोगों के पास ये गोल्ड पड़ा है। हमारा फॉरेस्ट रिजर्व भी अभी $700 बिलियन के ऊपर है। तो इस स्थिति में विश्व भर में अनिश्चितता फैली है, तो भी हम्म भारत की स्थिति मैं कहूँगा एक अच्छी रही है इकोनॉमिकली। और इस हम्म चैलेंज को वी विल बी सक्सेसफुल टू ओवरकम। और भारत बहुत, मैं तो पूरी जिसे ये कहते हैं ना कि कंफर्ट लेवल से, कॉन्फिडेंस से ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारे देश की सरकारें उद्योगपति वो काम कर रहे हैं ना, इस हम्म चैलेंज को में से भी हम सक्सेसफुली बाहर आएंगे। और हम्म we will have almost minimum impact for all this trade war and geopolitical tension. सर, अभी जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें क्या आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर इज एंटिसिपेटेड टू डिलीवर हायर ग्रोथ देन मोस्ट ऑफ द अदर मेजर सेक्टर्स? ये जो बैंकिंग सेक्टर की आपने बात की तो आपने भी न्यूज में देखा होगा, तो ये भी एक पॉइंट जरा मैं यहाँ उसका उल्लेख कर लेता हूँ। आज जो सेबी ने कुछ तय किया है हम्म कि निफ्टी बैंक्स के अंदर कुछ पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। हम्म मैंने पूरी वो डिटेल में पढ़ी नहीं है, लेकिन जो कुछ हाइलाइट मैंने देखे हैं तो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं शेयर कर लेता हूँ। कि किसी भी एक हम्म कंपनी का 20% से ज्यादा वेटेज नहीं होगा इंडेक्स में। हम्म कलेक्टिवली हम्म टॉप 3 के भी वेटेज 45% के ऊपर नहीं होगा। करीबन हम्म 14 कंपनी स्टॉक्स, 14 बैंक के स्टॉक्स जो है वो ये इंडेक्स में शामिल होगा। उसका हम्म ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ये इंडेक्स विल बिकम अ मोर रियलिस्टिक इंडेक्स। क्या होता हम्म है, सेंसेक्स की अगर हम 30 कंपनी की बात करते हैं, अब किसी दिन सेंसेक्स 1,000 पॉइंट से ऊपर हो गया, ये 30 हम्म कंपनियों में से कुछ 25, 27, 28 कंपनी में कुछ बाइंग हुई, इंस्टीट्यूशन की हुई डोमेस्टिक के लोगों, तो इंडेक्स बढ़ गया। लेकिन इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू ओवरऑल ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट एज ए होल। बॉम्बे स्टॉक हम्म एक्सचेंज में तो 3,000 के ऊपर कंपनियां लिस्टेड है। तो अगर हम्म कोई 25, 30 कंपनियां अच्छा कर रही है और 1,200, 1,500 कंपनी और जहाँ ट्रेड हो रहा है वो नेगेटिव में चल रहा है, तो ये जो है ना, मुझे लगता है रैशनलाइज करने का, रियलिस्टिक पिक्चर देने का एक अटेम्प्ट है सेबी का। हम्म एंड इट्स आई वुड से इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय सेबी। अच्छा, हम्म अब हम आ जाते हैं बैंकिंग सेक्टर पे। प्रिया जी, हमारा ग्रोथ इंजन मैं ये हम्म कहूँगा काफी अच्छी तरह से दौड़ रहा है पिछले एक दशक से। एंड इट्स अ हम्म ऑनगोइंग जर्नी है। भारत अभी भी मैं ये कहूंगा कि आज हम भले ही विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई या तीसरे चौथे के बीच में घूमते रहते हैं, लेकिन मैं एक बात डेफिनेटली कहूंगा
जब हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की बात करते हैं ना, तो अभी भी हम हम्म। बहुत पीछे हैं। जैसे कि आप जी। यूनाइटेड स्टेट्स का ले लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स में इतने सारे इश्यूज होने के बावजूद भी दे आर हम्म। नंबर वन इन अ ग्लोबल इकोनॉमी। उनकी इकोनॉमी की साइज $27 ट्रिलियन है। सेकंड नंबर के ऊपर चाइना $20 ट्रिलियन के ऊपर है। और भारत हम्म। आज भी $5 ट्रिलियन के ऊपर है। हम ग्रो कर रहे हैं निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। 6 साढ़े 6% का ग्रोथ रेट जीडीपी का अगर दुनिया में कहीं है तो वो भारत में है। बाकी हम्म। दुनिया के अनेक देशों में आज भी ग्रोथ जो है वो 2% और 4% के बीच में है। तो उस स्थिति में हम अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए भारत को और बहुत कुछ तेजी से आगे बढ़ना होगा। अपने हम्म। डोमेस्टिक मार्केट को बड़ी करनी होगी, अपने एक्सपोर्ट्स मार्केट को बड़ी करनी होगी, अपने लोकल, जैसा कहते हैं ना, जीडीपी तो इम्प्रूव हुई, लेकिन हम्म। साथ साथ पर कैपिटा इनकम जो है वो भी जब तक हमारी इंप्रूव नहीं होगी ना, तो क्या होगा कि हम्म। हम जो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, जैसा मैंने कहा, यूएस 27 ट्रिलियन है या चाइना 20 ट्रिलियन है, तो हमको 5 से 10 ट्रिलियन होने में भी है ना काफी समय लगेगा। अनलेस एंड अनटिल एक अपना पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो ही अपना कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन जितना बड़ा होगा तो प्रोडक्शन जितने बड़े होंगे। डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी होगी तो स्वाभाविक रूप से हम बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। ये सारे चीजों को हम्म। सबको देखते हुए बैंकिंग इज अ की सोर्स है, क्योंकि फाइनेंस कहाँ से आएगा, हम्म। प्रोजेक्ट फंडिंग कहाँ से आएंगे, तो बैंकों से ही आएंगे। तो बैंकिंग सेक्टर इज डेफिनेटली गोइंग टू डू वेल इन नेक्स्ट 5 इयर्स। 2025 से 2030 का समय होगा ना, तो बैंकिंग सेक्टर तो अच्छा होगा। पब्लिक सेक्टर बैंक ले लीजिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक ले लीजिए, भारत की हम्म। कोऑपरेटिव बैंकें ले लीजिए, भारत में काम कर रही विदेशी बैंकें ले लीजिए। आने वाले समय में बैंकों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होगी। एक और चीज मैं ऐड कर लूं कि हम सब ने देखा एनपीए के फिगर नीचे आ रहे हैं। एनपीए नीचे आने के पीछे एक कारण मैं ये मानता हूं कि क्रेडिट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। क्रेडिट रेटिंग्स के अच्छे इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेट्स को जब कंसोर्टियम फाइनेंस में बड़े फंडिंग होते हैं, तो जो कंट्रोल जिसके हम कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल के पैरामीटर्स वो इम्प्रूव हुए हैं। इन शॉर्ट ये कह सकता हूँ कि जब लैंडिंग होती है तो बैंक अनेक स्तर के ऊपर एक मॉनिटरिंग करती है, अपने डेटाबेस चेक करती है, कंपनी के परफॉर्मेंस चेक करते हैं, कंपनी के अनेक प्रकार के बैलेंस शीट के डेटा चेक करती है, और हम्म। कंटिन्यूअस उन लोग के ऊपर मॉनिटरिंग होती है। ये बदलाव मैं देख रहा हूँ हम्म। सरकारी बैंकों में भी। मैंने पिछले बार भी एग्जाम्पल आपको दिया था, आज भी देता हूँ कि इंडियन बैंक इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप पिछले 3 4 साल के डेटा निकाल के देख लेंगे तो इंडियन बैंक हैज परफॉर्म वेरी वेल इन लास्ट 3 4 इयर्स। शायद ये बैंक निफ्टी में इनका भी इंक्लूड करे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो भारतीय बैंकिंग सेक्टर निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। हम्म। जी। सेठी सर, आप कुछ बताना चाहेंगे बैंकिंग सेक्टर के बारे में, या टैरिफ या ग्लोबल बैंकिंग इकोनॉमी के बैंकिंग बारे सेक्टर में? के बारे में तो अच्छा बताया है, कमलेश जी ने बहुत बढ़िया बताया। जी। और बैंक वालों को तो प्रॉफिट भी कोई दिक्कत नहीं है, वो जब चाहे तब डेबिट कर दें किसी को, उनको क्रेडिट हो जाता है इमीडिएटली। जी। तो उनका बहुत ये ऐसा है। एक अच्छी इंडस्ट्री में है वो, सबसे टॉप कर रहे हैं इस समय। वही सेक्टर की डिटेल्स आई हैं तो हमने शेयर की कमलेश जी ने, तो मालूम चला। तो चलिए सर, बैंकिंग में मैं तो ध्यान देना ही है। आपने ऐसे भी सर ये जो चार्जेस की बात की ना, तो मैं ऐसा सोचता हूँ एज अ एक्स बैंकर कि कस्टमर जब बैंक की कोई भी सर्विस अवेल करता है ना, फिर वो आप करंट अकाउंट खोलते हो या आप एलसी ओपन करते हो, आप रेमिटेंस फॉरेन रेमिटेंसेस उनके थ्रू करते हो, या क्रेडिट कार्ड ले लेते हो, या बैंकों से कोई व्हीकल लोन ले लेते हो, तो मेरी सबसे ये हमेशा एक गुजारिश रहती है कि पहले एक आप सेकंड में बैंक यहाँ में। बताऊँ, जी यहाँ सर। इसमें एक लाइन जोड़ी है आप। एक लाइन जोड़ी, अगर आप बैंक में घुसते हो तो 500 रुपये चार्ज पड़ता है आपको, फॉरेन बैंक में। वो बोलते हमारे बैंक में आने का नहीं, बैंक में घुसने का भी चार्ज है। ऐसा, हाँ ठीक ठीक है। उसमें कैसा है सर, सॉरी मैं मेरी वो लीड छूट जाए उसके पहले वो पहले प्रिया जी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये सारे जो प्रोडक्ट आप बैंक से जो ले रहे हो ना, तो जब हम्म। अकाउंट ओपन करते हो ना, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस, सर्विसेज, चार्जेस, ये सारा है ना केयरफुली पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना हम्म। चाहिए। और बैंक के साथ अगर आपको लगता है ये नहीं है,
तो आपको बैंक से उसी समय निगोशिएट कर लेना। क्या होता है, मैंने ये रिटेल में देखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड लोग टाइम पे नहीं करते, बाद में जब इंटरेस्ट लग जाती है, पेनल्टी लग जाती है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता है। लेकिन वो बैंक के अपने रूल्स के हिसाब से ही बैंक जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लाला की दुकान है या बनिया की दुकान है और वो मनी लेंडिंग का काम करता है तो मर्जी आई उस तरह से ब्याज लगा दिया। वैसा नहीं है, बैंक की अपनी एक सेट प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन है। तो उस तरह से इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ बोरोवर को या किसी भी प्रकार के प्रॉफिट आप तो हमारे सर्विस पैसे बैंकों से से ही आ रहा लेते है। हो। प्रॉफिट तो हमारे पैसे से ही आ रहा है ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, प्रॉफिट आपके पैसे से आ रहे हैं। आपको जो सर्विसेज मिल रही है उस सर्विसेज के साथ साथ उनके जो चार्जेस जुड़े हुए हैं वो आप ठीक से पहले समझ लेना चाहिए, ताकि अभी फ्यूचर अभी में है ना देखिए, अभी दो ये दिन चीज पहले के आया ऊपर है कंफ्लिक्ट ना हो। कमलेश जी, अभी 2 दिन पहले आपने सुना है कि सेबी को इंक्वायरी कर रही है म्यूचुअल फंड्स पे कि 75 लाख करोड़ का मार्केट और कितना पैसा ये चार्ज कर रहे हैं। तो बैंकों में भी थोड़ा चेकिंग तो होना चाहिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, एज ए देखिए इन्वेस्टर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एज ए हेल्दी हेल्दी इंडस्ट्री। सेठी सर, आप जो बोल रहे हो ना, देखिए मैं आपको एक कह रहा हूँ, बैंकों के जो चार्जेस होते हैं ना उसमें हमेशा मैंने देखा है कि फॉरेन बैंक्स उनके चार्जेस नेशनलाइज्ड बैंक के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा होते हैं। अब इसमें क्या होता है, बेसिक फर्क जो मैं अपने 35 साल के एक्सपीरियंस से आपसे शेयर कर दूं। एक सबसे बड़ा पैरामीटर जो है ना वो सर्विस स्टैंडर्ड है। अब आप कोई किसी फॉरेन देश में जाओ और कोई, एक एग्जांपल देता हूँ कि समझो आपने 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट मांगा। अगर आप कोई कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक में चले गए तो शायद 1,000 रुपये का ड्राफ्ट पे आपको 15, 20 या 25 रुपया चार्ज कर देगी। फॉरेन बैंक होती है वो शायद 100 रुपया चार्ज करती है, 150 चार्ज करती है। लेकिन क्या होता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कस्टमर्स, कुछ कस्टमर्स तो जैसे हम प्रायोरिटी कस्टमर कहते हैं, प्रीमियम कस्टमर कहते हैं, उनके लिए है ना चार्जेस इतने मायने नहीं रखते जितना सर्विस स्टैंडर्ड मायने रखता है। अगर मुझे ड्राफ्ट चाहिए तो दे विल इंश्योर कि मुझे 10 मिनट में ड्राफ्ट चाहिए, 10 मिनट में यहाँ पहुंचना चाहिए। रेमिटेंसेस करते हैं तो रेमिटेंसेस आपको इस तरह से पहुंचना चाहिए। यानी लोग जो एडिशनल चार्जेस पे कर रहा है ना उसका एकमात्र कारण है वो सर्विस स्टैंडर्ड है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज पिछले कई बरस में, अगर मैं कहूँ 5-7 साल में, मैं जो देख रहा हूँ तो नेशनलाइज बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, उसमें भी थोड़ा 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 सर्विस स्टैंडर्ड इंप्रूव होने लगा है। ब्रांच मैनेजर कैबिन के बाहर निकलते हैं, कस्टमर्सों को मिलते हैं, अपने अकाउंट होल्डर, करंट अकाउंट होल्डर को नीड समझते हैं, लोन्स ऑफर करते हैं कि भैया आप ये प्रोडक्ट लीजिए, वो लीजिए। तो वो लोग मार्केटिंग में निकले, सेल्स में निकले, सर्विस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ये चीज आपको करनी होगी। और जो आपने कहा ना उसको मैं उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहता हूँ। क्या है कि बहुत सारी बैंक ये कहती है कि यू डोंट हैव टू कम टू द बैंक फॉर एनी बैंकिंग सर्विस। अब आपको घर बैठे हम सर्विस देंगे, ऑनलाइन सर्विस दे देंगे। अगर आपने ऑनलाइन के ऊपर भी ड्राफ्ट की रिक्वेस्ट की है तो आपके घर पे ड्राफ्ट आ जाएगा। आपने कैश की रिक्वेस्ट दी है और आपकी वो प्रीमियम कस्टमर का एग्रीमेंट है तो कैश आपको पहुंचा देगा। तो उसके पीछे एक ये कारण है कि ये बैंक नहीं चाहते कि बैंक हमारे यहाँ कस्टमर आने बंद हो जाए, ब्रांच के अंदर नहीं आए। लेकिन एक ये पर्पज है कि घर बैठे, बिकॉज मुंबई जैसी सिटी में या ऑल मेट्रो सिटीज में आजकल तो कम्यूटिंग बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अगर आपकी ब्रांच 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है तो वो जाने आने में आपका 1 घंटा निकल जाता है। आपके फ्यूल के खर्चे होते हैं। आजकल तो पार्किंग के लिए भी इतने बड़े इश्यूज है मुंबई में। तो मैं तो बहुत बार ये देखता हूँ कि एकमात्र कारण जो है ना, जो चार्जेस ज्यादा होते हैं वो एक सर्विस स्टैंडर्ड है। लेकिन ये इंप्रूव हो रहा है। और ओवरऑल एज अ बैंकिंग मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नेशनलाइज्ड बैंक से भी डील कर रहा हूँ, कोऑपरेटिव बैंक से भी डील कर रहा हूँ, फॉरेन बैंक से तो मैं जुड़ा ही था। तो हमारा फॉरेन बैंक में भी अकाउंट स्वाभाविक रूप से स्टाफ अकाउंट होते थे। तो हर प्रकार के बैंकों से मैं पिछले कई वर्षों से व्यवहार करता हूँ और मैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ। और इट्स अ गुड साइन। मैं कहता हूँ ना कि कंट्री के लिए, देखिए एक बात अपने को माननी होगी, सरकार की मैं बात कर दूंगा, मैं कभी भी है ना इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कहूंगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा था कि बैंकिंग फॉर ऑल, भारत के छोटे से छोटा नागरिक भी बैंक में अकाउंट खोले, बैंक के दरवाजे पे पहुंचे, उसको मुद्रा लोन जैसे कुछ लोन मिले। आज जनधन योजना के तहत 50 लाख अकाउंट खुल गए, यानी क्या। मैं कहता हूँ चलो मान लीजिए वो अकाउंट में 50% जीरो बैलेंस वाले हो गए, तो भी सर ये तो एक शुरुआत हुई ना, कि 50 लाख छोटे छोटे लोग बेचारे जो कभी बैंक में पहुंचते नहीं थे उनकी अकाउंट बैंक में आए। अच्छा, किसानों के, महिलाओं के। अब ये भी देखिए, दिस इज आई वुड से द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के सिस्टम में से। करेंसी को कैरी करना रिस्क है। सॉरी, करेंसी को कैरी करना कितना बड़ा रिस्क है।
डेफिनेटली। आपके अकाउंट नहीं वो है तो कितना बड़ा रिस्क है करेंसी को कैरी करना। नहीं नहीं नहीं, वो है, बिल्कुल बात सही है, करेंसी कैरी करना रिस्क है। और अभी तो मैं ये देख रहा हूँ ना कि ये जब से जीपे वगैरह आ गए हैं, गूगल पेमेंट वगैरह, तो मैं तो फोन पे गूगल, तो मैं तो देख रहा हूँ कि लोग 5-5 रुपया 10-10 रुपये का पेमेंट भी जीपे से करने लगे हैं। यानी जी जब हम रोड पर फेरी वालों के साथ जाते हैं तो फेरी वाले तो कोई 10-20 रुपए का आइटम लेता है ना, तो जीपे करता है, और वो भी स्कैनर लेके बैठा है। यानी इन अ सेंस मैं यही कहूंगा कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग में आम आदमी जुड़े, आम आदमी का बैंकों में अकाउंट होना, उनकी सहभागिता होना। और मैं इसके लिए कह रहा हूँ ना कि बैंक भी अभी डिपॉजिट कलेक्ट करेंगे। आप ये सोच लीजिए ना प्रिया जी, मैं ये एक एग्जांपल देता हूँ कि एक 50 लाख जनधन अकाउंट खोले, ऑन एन एवरेज भी मान लेते हैं कि हर अकाउंट में 100 रुपया खाली बैलेंस है, तो भी आप देख लीजिए बैंक के पास डिपॉजिट कितनी हो गई। जी जी 50 सब तो करोड़ तो बजा जाते डिपॉजिट हैं। हो गई। 50 करोड़, हम लोग बैंकिंग टर्म में से उसको काबा कहते हैं, करंट का सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस। लेकिन ये सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस में 50 करोड़ रुपया बैंकों के पास रहता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भारतीय अर्थतंत्र को, इकोनॉमी को अगर बूस्ट मिलना होगा तो उसको बैंकिंग सेक्टर से ही, क्योंकि द ओरिजिन ऑफ फंड कम्स फ्रॉम वेयर, बैंक्स। और बैंक्स की तरफ बैंक ग्रो करेगी तो ऑल इंडस्ट्रीज विल ग्रो। ये फिर एक इनफैक्ट और अगर कारण है। बैंक, हाँ बैंकिंग अगर को तो आप मैं इनफैक्ट सेंटर पॉइंट पे रखता हूँ, आई कीप बैंक ऑन सेंटर पॉइंट। क्योंकि बैंक अगर ग्रो कर गई तो सेंटर सर्कल में जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो ग्रो करेगी। और उस एक बेसिस पे कारण कहता क्या हूँ। है, अगर आप बोलो। खरीदारी करते हैं तो आपका एक आदमी से झगड़ा होगा रोज। अगर आप खरीदारी करने जाते हैं, नोट खराब है, पुराना है, नया नहीं है, खोटा है, ये है वो है, तो किसी ने छुट्टा नहीं है। ये सब दस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है ये डिजिटल ये पेमेंट। ये ये लास्ट में जो आपने बताया ना सेठी सर, ये सबसे बड़ा चैलेंज रिटेल बिजनेस में है कि लोगों के पास चेंज नहीं होते हैं। आप देख लीजिए, कभी मैंने तो ये बीएसपी की बसेस पे प्रवास करते हैं ना, कंडक्टर 2-4 रुपया मांगता है, लोग 50 की नोट देते हैं तो वो चिल्लाता है। दुकानों में जाओगे 100 की नोट दी और 5-7 रुपए की 10 वस्तु दी तो वो चिल्लाता है। बिल्कुल सही कहा। जी क्या सर, होता है देखिए, डिजिटल पेमेंट से टेक्नोलॉजी बहुत का, आसान हो चुका है। जी बिल्कुल लाइफ सिंपल हुई है, बहुत इजी हुई आसान हो है। चुका है। जी और मैं ये सोचता हूँ हम्म प्रिया जी कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी का व्याप और बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए भी, क्योंकि जी उससे क्या होगा। मैंने कहा ना, एक एग्जांपल मैं हमेशा शेयर करता हूँ। एक समय पे बैंक में जब किसी कंपनी डिविडेंड पेमेंट करती थी, कोई एक बड़ी कंपनी ले लीजिए, रिलायंस, चलो एग्जाम्पल के लिए। अब रिलायंस के 30 लाख शेयर होल्डर है, 30 लाख शेयर होल्डरों के लिए डिविडेंड वारंट प्रिंट करवाना, प्रिंट करके उसको हम्म पोस्ट करवाना, पोस्ट में कोई 5-10% लोग को मिलता नहीं है। अच्छा, वो 30 लाख लोगों के चेक डिविडेंड वारंट बैंकों में क्लियरिंग में आना, कोई के पहले दिन करता है, कोई 10 दिन के बाद करता है, कोई महीने के बाद करता है, कोई भूल जाता है। तो वो डिविडेंड अकाउंट का रिकंसिलेशन साल 2-2 साल तक होता नहीं था, क्योंकि कंपनी ने 30 लाख डिविडेंड वारंट इश्यू कर दिए। और यहाँ पे 30 लाख में से 5 लाख डिविडेंड वारंट बैंकों में आए ही नहीं, उसके लिए फॉलोअप। तो हम्म अब ये आप देखिए कि डिविडेंड पेरेंट पेमेंट ऑनलाइन हो जाते हैं, एक साथ 30 लाख तुम्हारे शेयर होल्डर के अकाउंट में रिलीज होता है 2 से 3 मिनट के अंदर। कैन यू जी इमेजिन सर प्रिया बहुत जी, जी सच अ बिग रिवॉल्यूशन, कि जो प्रोसेस साल भर चलती थी, सालों भर, कभी कभी तो 2-2 3-3 4 साल तक वो रिकंसाइल ही नहीं होता था। कंपनी ने 30 लाख लोगों को डिविडेंड, बाद में कम से कम 50-100-200 अकाउंट ऐसे मिलते हैं कि जो उसके अकाउंट में गए नहीं। और फिर वो हम्म एक जिसको बोलते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में अपने को अनक्लेम बैलेंस ट्रांसफर करना पड़ता है आफ्टर 7 ईयर्स। उस तरह से पैसे चल जा रहे हैं, अगर बैंक में पड़े रहे तो। बैंक में आए ही नहीं तो अनरिकंसाइल्ड रह गया। वो सारी चीजों को देखते हुए हम्म today's banking system in India is doing well. It will keep on doing well. Banking sector will grow. It has to grow. और मैं खाली यही एक चीज इसमें ऐड करूंगा सेठी सर, कि बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी के साथ साथ है ना, छोटे मोटे बाकी भी ऐसे जॉब क्रिएट होने चाहिए। तो क्या होगा, हम्म एक जॉब क्रिएशन होगा। अगर बैंक को मान लीजिए पूरे भारत में 1 लाख ब्रांच खुलती है, तो 1 लाख एटीएम अगर लगाते हैं, एटीएम के बाद आपको दिन में 2 सिक्योरिटी रखते हो शिफ्ट में, तो 2 लाख लोगों को एटीएम पे जॉब मिल जाता है। अगर आप छोटे मैनेजमेंट ट्रेनी बच्चों को रखते हैं जो आपकी क्रेडिट कार्ड, लोन्स के पेपर, उसको एडवाइस करें, तो वहां ब्रांच में भी 1 लाख 2 लाख लोगों को जॉब मिल सकती है, छोटे छोटे जॉब में। तो बैंकिंग सेक्टर एक को बात मैं ऐड करता हूँ एक यहाँ पे। जी जॉब सर, क्रिएशन का आपको भी थोड़ा अपॉर्चुनिटी सम है। अप करना एक पड़ेगा, एक वी आर रनिंग एक मैं शॉर्ट ऑफ लास्ट बात टाइम, ऐड तो करता हूँ, स्टील सम का हम और जी किसी दिन करेंगे। एक मैं लास्ट बात ऐड करता हूँ कि आपका जी जो चेक सिस्टम था पूरा निकल गया। पहले चेक का बिल्कुल सिग्नेचर नहीं मिलता है, डेट नहीं मिलती है, अमाउंट नहीं है। ट्रू, हम्म वो सही है।
तो सारी इकोनॉमी रुकी पड़ी थी, ब्रेक लगा के गाड़ी चलाते थे आप। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जी, देखिए स्टॉक मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, बैंकिंग सेक्टर हो, अपने निवेश जहां हम करते हैं म्यूचुअल फंड स्टॉक, सब जगह पे एक ट्रांसपेरेंसी आ गई है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, और प्रोसेस ऑफ बिकम सिंपल, सेफ एंड सिक्योर। और यही चीज बैंकिंग में भी हो रहा है। मैं ये कहूंगा ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी विल कीप ऑन डूइंग वेल, एंड vis-a-vis banking will also do good in next 5 years. एब्सोल्युटली। और सर बैंकिंग सेक्टर इंडिया में डिजिटल पेमेंट की बात करें तो सबसे आगे है आई थिंक वर्ल्ड में। और बहुत Absolutely. आसान हो चुका है, जैसे आप कह रहे थे कि 10 रुपए भी जो है वो ऑनलाइन पे किए जाते हैं। इसमें छोटे लोगों की सिक्योरिटी भी है कि पैसा कहीं जाता नहीं है, सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है, तो कन्वीनियंस भी है, सिक्योरिटी भी है, और डिजिटल पेमेंट आसान है, और हम आगे हैं उसमें और आगे बढ़ते रहेंगे। तो सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। यार थैंक एक यू। एक 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 लाइन बोलूं। जी जी सर। हाँ, बस एक ही लाइन था। एक खाली मुझे गवर्नमेंट से और आरबीआई से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम्म। साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है ना, फ्रॉड, उसमें बहुत अवेयरनेस स्प्रेड करे, और उसमें है ना वो विंडो इतनी जोरों में रखे कि साइबर फ्रॉड के ऊपर कंट्रोल आ जाए। जी एब्सोल्युटली, वो भी होगा सर। आई एम श्योर इवेंचुअली वील रीच So, देयर एज yeah, वेल। yeah, yeah. थैंक यू सो मच कमलेश जी फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच सेठी सर। जी जी, नमस्ते। Thank you, नमस्ते। madam. Thank you.